हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार ऐप। अब इस लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उस चैप्टर के अंदर चर्चा की थी हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नाउ वी कैन स्टडी हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या कि जब कोई भी आपकी इक्वेशन अनबैलेंस होती है, unbalanced equation called स्केल्टर इक्वेशन। आपकी कोई भी इक्वेशन अगर अनबैलेंस हो तो वो आपकी क्या कहलाती है? स्केल्टर इक्वेशन कहलाती है। स्केल्टर इक्वेशन क्या होती है? जो आपकी अनबैलेंस इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं स्केल्टर इक्वेशन। लेकिन अपने को अनबैलेंस का तो इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर Mg प्लस O2, तो ये आपका जैसे बना MgO। अनबैलेंस किस तरह से है कि इसका जो मोल है वो क्या है? 1 है। मैग्नीशियम का मोल 1 है, यहां पर ऑक्सीजन का 2 है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के अंदर Mg कितना है? 1, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जितने भी मोल यहां पर रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो यहां पर Mg का मोल 1 है, तो यहां पर Mg का मोल 1 है, इक्वल है। ओके, नाउ वी कैन स्टडी अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में मोल आपके 2 है, लेकिन यहां पर मोल है 1, तो एक मोल इसके अंदर क्या है? आपका कम है। इसके अंदर एक मोल कम है, तो ये कौन सा हो गया? अनबैलेंस इक्वेशन। इस तरह से, क्योंकि मोल क्वांटिटी जितना रिएक्टेंट के अंदर होता है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इसको बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन अगर अनबैलेंस हो तो उसको, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेकर के उसको सेटिस्फाई करना होगा। एग्जांपल लेते हैं Fe होता है फेरस होता है लोहा, जो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर इसका होता है 26। इसका रिएक्शन जब करवाया जाए किसके साथ? H2O के साथ, यानी वाटर के साथ। यानी लोहा का, यानी आपका फेरस का अब रिएक्शन हो रहा है किसके साथ है? आपका वाटर के साथ। तो ये क्या बन रहा है? इसका रिएक्टेंट के अंदर जो आपका बनेगा न्यू सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट आपका होगा Fe3O4। अब देखिए ये कंडीशन आपकी क्या है? ये आपकी कंडीशन इस तरह से है कि फेरस और आपका वाटर का रिएक्शन हो रहा है। यहां पर आपका फेरस ऑक्साइड बन रहा है, फेरस ऑक्साइड। तो इसके अंदर मोल आपके Fe के 3 है, यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर 1 है। तो यहां पर 1, यहां पर 3। ऐसा क्यों? ये आपका बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस करना है तो बैलेंस किस तरह से कर सकते हो आप? टेबल बना करके इसको किस तरह से आप बैलेंस कंडीशन में लेके आओगे? टेबल से। अब टेबल के अंदर क्या होगा? अब इनके अंदर देखिए, अपने को यहां पर एलिमेंट नेम, एलिमेंट्स, सेकंड आपका बनेगा रिएक्टेंट्स, थर्ड बनेगा प्रोडक्ट्स। अब एलिमेंट्स के अंदर देखिए, एलिमेंट्स नेम आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल Fe आपका एक एलिमेंट है। सेकंड आपका H हाइड्रोजन एलिमेंट है। थर्ड आपका ऑक्सीजन भी आपका एलिमेंट है। अब देखिए कि रिएक्टेंट के अंदर Fe के कितने मोल है? 1 मोल है। ओके, अब Fe का यहां पर 1 मोल है। अगर बात करें H हाइड्रोजन का कितना मोल है? यहां पर 2 है, और ऑक्सीजन का 1 है। और प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में Fe का कितना मोल है? 3 है। अगर बात किया जाए हाइड्रोजन का यहां पर बात करें तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या मोल है? अगर बात करें यहां पर साथ में बनता है H2 बनता है, तो ये आपका मोल क्या हो गया? हाइड्रोजन का 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का अगर बात करें, ऑक्सीजन के अंदर इसका प्रोडक्ट में मोल है 4। क्लियर? तो ये अनबैलेंस कंडीशन है। इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे? बैलेंस करने के लिए देखिए, अब देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 3 है, लेकिन रिएक्टेंट में 1 है। तो यहां पर Fe को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके मोल इक्वल हो जाएंगे?
बिल्कुल हो जाएंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इसके Fe के मोल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि H के अंदर आपका इक्वल है, बिल्कुल है, इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर बात की जाए तो ऑक्सीजन में यहां पर प्रोडक्ट में 4 है, यहां पर 1 है। तो इसको क्या किया जाए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा आगे किया जाता है, ना कि नीचे। अब इसको यहां बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये सारे के सारे को, इनको आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में है तो इसका मल्टीप्लाई साथ में ही होगा, यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई होते ही ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। और लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन पहले ये आपका 2 था और 4 मल्टीप्लाई, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन आपका 2 है तो इसको इक्वल तो करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया। लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करते ही 8 हो गया। यहां पर आप अपनी इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि Fe को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 4 से किया, तो आपकी बैलेंस इक्वेशन बन गई। इस तरह से आप इनको बैलेंस कंडीशन में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपके होंगे और जो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके अंदर एलिमेंट्स के जो मोल होंगे वो दोनों में इक्वल होंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। अब इसका थोड़ा आप स्टेट बता सकते हो, स्टेट किस तरह से कि ये आपका सॉलिड के अंदर है, ये आपका लिक्विड के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये आपका फेरस ऑक्साइड बना, ये कौन सा सॉलिड फॉर्म के अंदर, लेकिन ये आपका गैस फॉर्म के अंदर, ये आप इसका फॉर्म भी बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg+O2। जैसा कि आप बार बार देख रहे थे कि Mg+O2 आप एग्जांपल ले रहे थे। अब इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा था MgO बन रहा था, तो इसके अंदर देखिए कि Mg के अंदर आपका मोल कितना है, 1 है और ऑक्सीजन में 2 है, ठीक है। तो Mg का 1 है लेकिन ऑक्सीजन में आपका 1 है, तो होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए ऑक्सीजन का। मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन का तो बराबर हो गया, बट आपका Mg का इक्वल नहीं है। Mg का इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि Mg के मोल यहां पर 2 हो गए, तो यहां पर भी Mg का मोल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल हो जाएंगे। ये आपका रिएक्टेंट आपका बराबर आपका इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो इस तरह से आप बैलेंस कंडीशन में इनको इक्वेशन को कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म आती है why do we need to balance a chemical equation, to balance a chemical equation। क्लियर, हमें इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें इसका नीड क्यों है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, ये हमने क्यों करना है। तो इसका रिप्लाई क्या होगा कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये होता है लॉ, एक आपका लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है। ये क्या बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन
इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका मैटर होगा उसके जो मोल होंगे ना तो वो क्रिएट कर सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक केमिकल इक्वेशन के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि कोई भी आपका पार्टिकल है वो ना तो आपका क्रिएट होता ना ही आपका डिस्ट्रॉय होता, बिकॉज वो अपनी स्टेट चेंज करता है, एक स्टेट से सेकेंड स्टेट के अंदर जाता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल इक्वेशन, सो number of elements involved in chemical equation show number of elements involved in chemical equation should remain same at should remain same at reactants and products साइड। अब इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स आपके इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या होंगे कि इक्वल होंगे, आपका इक्वल रहेगा क्या कि जितने भी मोल है रिएक्टेंट में वो और प्रोडक्ट में वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहता है, मैटर कैन बी क्रिएटेड, matter can neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction, so number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। क्लियर? तो ये आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इस वजह से हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आती है आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके अंदर टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइप आता है इसका केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके 2 या मोर आपके रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट जो आपका आएगा वो सिंगल आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो वो रिएक्शन आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants, the reaction in which 2 or more substance the reaction in which 2 or more substance reactants is combined into a new product, that is called combination reaction। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 या मोर जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक न्यू प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रोसेस होती है। इसके अंदर देखते हैं एग्जांपल लेकर के कि जिस प्रकार से आप रिएक्टेंट एग्जांपल लेते हो A+B, ये आपका रिएक्टेंट है 2 या मोर, उनके अंदर आपका कन्वर्ट होकर के आपका कंबाइन होकर के आपका किस में बदल गया, आपका कन्वर्ट हो गया AB में। AB आपका क्या बन गया, ए न्यू प्रोडक्ट बन गया। आपके रिएक्टेंट थे A+B एंड आपका प्रोडक्ट हो गया आपका AB। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका इक्वेशन एग्जांपल लेकर के देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल आपका जो बर्न होता है तो उसके अंदर, कोल के अंदर क्या होता है, सी होता है। सी मतलब आपका क्या होता है, सी कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब सी आपका किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड आपका फॉर्म के अंदर होता है। प्लस में कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर है और आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आपका ये बर्न होता है, ऑक्सीजन आपका गैस फॉर्म के अंदर है। तो ये जो बर्न होता है कार्बन, तो आपका किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CO2 यानी गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बर्निंग ऑफ कोल आपका कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसका भी एग्जाम्पल ये हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या देखते हो, H2 आपका क्या है, एक गैस फॉर्म के अंदर है। इसका रिएक्शन जब हो रहा है O2 के साथ, ये भी गैस के अंदर है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2O, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर 2 या मोर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक नए प्रोडक्ट के अंदर। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। चल नेक्स्ट आता है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी जो बचे हुए आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।